हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के 12th का सप्लीमेंट्री पोर्शन। और आज मैं बात करने वाला हूं द टाइगर किंग स्टोरी की, जिसको लिखा है काल्की ने। तो आज हम इस कहानी की समरी जानेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। इस कहानी का हीरो है प्रतिबंधपुरम का महाराजा, जिसे टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही टाइगर किंग का जन्म होता है, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और भविष्य वक्ता ये भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 10 दिन का जिलानी जुंग बहादुर बोल पड़ता है। वो कहता है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मौत अवश्य होती है। इसमें नया क्या है? अगर आप लोग ये बता सको कि मेरी मौत कैसे होगी तो कोई समझदारी की बात होगी। जैसे ही सभी लोग एक 10 दिन के बच्चे को इस तरह से बोलते हुए देखते हैं तो सब चौंक पड़ते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक 10 दिन पहले जन्मा बच्चा बोल भी सकता है। उन ज्योतिषियों में से जो मुख्य ज्योतिषी होता है, वो राजकुमार के सामने आता है और कहता है, राजकुमार, आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, अर्थात बैल और बाघ आपस में दुश्मन होते हैं। इसलिए आपकी मौत एक बाघ से होगी, क्योंकि भविष्य ऐसा ही संकेत दे रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो राजकुमार 20 साल का हो जाता है। 20 साल का होते ही प्रतिबंधपुरम का साम्राज्य उसके हाथों में आ जाता है। प्रतिबंधपुरम में बहुत वन थे, बहुत सारे बाघ उन वनों में रहते थे। राजकुमार अब एक राजा था। उसने उन जंगलों में जाना शुरू किया और बाघों को मारना शुरू किया। उसने एक बाघ को मारा और बहुत खुश हुआ और उसे लेकर के वो अपने महल में वापस आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि जाओ, राज्य के ज्योतिषाचार्य को मेरे पास बुला के लाओ। ज्योतिषाचार्य राजा के महल में आता है और वो राजा से कहता है, महाराज, आपको 99 और बाघ मारने होंगे, परंतु आपको 100वें बाघ से सतर्क होना होगा, क्योंकि वही 100वां बाघ आपका काल बनेगा। ज्योतिषाचार्य की बात को सुन करके महाराजा बोल पड़ता है, अगर मैंने 100वें बाघ को भी मार दिया तो? ज्योतिषाचार्य कहता है, मैं अपने ज्योतिष के ऊपर लिखी हुई सारी पुस्तकों को फाड़ दूंगा और उन्हें आग लगा दूंगा। इस बात को सुनने के बाद प्रतिबंधपुरम का महाराजा एक शाही फरमान पूरे राज्य में घोषित करवा देता है कि कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़ करके बाघों की हत्या नहीं करेगा। अगर कोई भी ऐसा करता है, शाही फरमान को नहीं मानता, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उस व्यक्ति को कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा। महाराजा ने बाघों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसकी बंदूक की जो गोली थी वो निशाने से चूक गई और बाघ ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। राजा को अपने नंगे हाथों से बिना हथियार के ही उस बाघ से लड़ना पड़ा। एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का शिकार करने की बात करता है। वो कहता है कि मैं प्रतिबंधपुरम में जाकर के बाघों का शिकार करना चाहता हूं, मुझको परमिशन दिया जाए। लेकिन महाराजा इस परमिशन को देने से मना कर देता है। वो कहता है कि आप किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हो सिवाय बाघ के। वो जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, महाराजा, हमको तुमने मना किया
तुम्हारा सारा राज्य हम अपने कब्जे में कर लेंगे, समझे कि नहीं तुम। जैसे ही ये बात महाराजा को पता चलती वो बहुत घबरा जाता है और वो अपने मंत्री से इस विषय पर बात करता है कि कैसे इस समस्या से समाधान पाया जाए। दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालते हैं। जो महाराजा होता है वो 50 बहुत महंगे हीरे की अंगूठियों को एक डिब्बे में बंद करता है और उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज देता है। मंत्री और महाराजा ये सोचते हैं कि उसकी पत्नी 1 या 2 अंगूठी लेगी और बाकी वापस कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने उन सारी अंगूठियों को रख लिया और राजा के पास एक धन्यवाद पत्र लिखा। महाराजा बहुत खुश था। भले ही उसने 3 लाख रुपए गंवा दिए थे, लेकिन उसने अपने राज्य को खतरे से बचा लिया था और आने वाले समय में जो महाराजा था वो सफलतापूर्वक बाघों का शिकार करता रहा। 10 सालों के अंदर अंदर उसने लगभग 70 बाघों को मार डाला। बाघों का शिकार करने का राजा का ये जो मिशन था, ये जो अभियान था, उसमें ठहराव आ गया। क्योंकि प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या कम हो गई थी। बाघ उस वन में थे ही नहीं। इसके बाद राजा ने निर्णय लिया कि वह एक ऐसे राज्य से विवाह करेगा जिस राज्य में बाघों की संख्या बहुत होगी, और वो लड़की ढूंढने के लिए दीवान को यह काम सौंप देता है और कुछ ही दिनों के अंदर दीवान एक ऐसे राज्य को ढूंढ लेता है जिसमें बाघों की संख्या बहुत थी। राजा उस राज्य की लड़की से विवाह कर लेता है और अपने उस मिशन को जारी रखता है। महाराजा जुंग बहादुर जब भी अपने ससुराल जाता तो 5 या 6 बाघों को मारकर ही वापस आता था और इस तरह से उसने 99 बाघों को मार डाला और उन बाघों की जो खाल थी वो प्रतिबंधपुरम के महल में जो स्वागत कक्ष था उसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराजा 99 की संख्या पार करके बहुत खुश था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। जब 100वें बाघ को मारना था तो प्रतिबंधपुरम में और उसके ससुराल में भी बाघों की संख्या कम हो गई। राजा जानता था कि अगर 100वें बाघ को मैं मार देता हूं तो मुझे और बाघों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाघों की जो संख्या थी वो कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वनों में बाघों का अकाल पड़ गया हो। बाघ कहीं भी नजर नहीं आते थे और राजा बहुत दुखी हो गया। दीवान को यह एहसास हुआ कि अगर जल्दी ही बाघों की व्यवस्था नहीं की गई तो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दीवान एक बाघ को चेन्नई के पार्क से मंगवाता है और वो उस बाघ को वहां ले जाके छोड़ देता है जहां पर राजा शिकार कर रहा था। जैसे ही राजा की नजर बाघ पे पड़ती है वो निशाना साधता है और बाघ को मार देता है और बाघ नीचे गिर जाता है। राजा बहुत खुश था और वो उस खुशी में वहां से चला जाता है। राजा के साथ जो शिकारी होते हैं वो उस बाघ को पास से देखने जाते हैं, लेकिन जब वो उस बाघ को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बाघ मरा ही नहीं था, वो अभी जिंदा था। शिकारी बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर राजा को पता चल गया कि बाघ जिंदा है तो आफत हो सकती है। तो उन शिकारियों में से एक शिकारी ने उस बाघ को मार दिया और उस बाघ का जुलूस पूरे महल में, पूरे राज्य में निकाला गया और फिर उसके बाद उसे दफना दिया गया। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे का 3रा जन्मोत्सव मनाया गया। राजा ने एक दुकान से लकड़ी का एक बाघ खरीदा था। उस जन्मोत्सव के दिन राजा और उसका बेटा दोनों दिन भर उस बाघ से खेलते रहे। लकड़ी का जो बाघ था उसका जो सरफेस बहुत चिकना नहीं था, वो बहुत खुरदरा था और उस बाघ के ऊपर छोटी छोटी खपच्चियां निकली हुई थीं। उन्हीं खपच्चियों में से एक खपच्ची राजा के दाहिने हाथ में चुभ जाती है। अगले दिन इन्फेक्शन बढ़ जाता है और 4 दिन के बाद वो इन्फेक्शन
घाव में तब्दील हो जाता है और उस घाव से मवाद निकलता है। धीरे धीरे राजा के पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन फैल जाता है और मद्रास से 3 शल्य चिकित्सकों को बुलाया जाता है ताकि वो राजा का इलाज कर सकें। वो तीनों सर्जन आपस में बात करने के बाद, राजा से सुझाव लेने के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लेते हैं। ऑपरेशन सफल रहता है, लेकिन राजा की मौत हो जाती है और इस तरह से वह 100वां बाघ राजा से अपना अंतिम बदला ले लेता है।